वेलकम बैक टू प्रेप इजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स। अभी तक आपके टोटल 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड एंड लास्ट चैप्टर आपका था स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये टोटल जो है 3 चैप्टर्स आपने फिनिश कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है, अपकमिंग जो चैप्टर्स है वो आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट और बोर्ड में क्वेश्चंस ज्यादा मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ज्यादा कवर करते हैं ये मार्क्स। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि ये जो चैप्टर आपका है ये प्रोसीजर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो आपको ज्यादा यहाँ लर्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जहाँ पे थोड़ा आपको लर्न करना होगा, लाइक आपका जेनेटिक कोड है, वहां पे आपको एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे और भी टॉपिक है, वहां आपको थोड़ा लर्न करना होगा। बट मेजोरिटी जो है इस चैप्टर का वो क्या है, समझने वाला है, प्रोसीजर बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ठीक है, और आपको मजा भी आने वाला है। मैं आपको बता दूं क्लास 12th में बायोटेक के बाद ये एक चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा समझना है। ठीक है, बायोटेक में आपको पूरा 100% एक्सपेरिमेंट बेस्ड सारे हेडिंग्स, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, देन आफ्टर मोल बायो भी ऐसा ही है। ठीक है, जेनेटिक्स भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, उसमें भी आपको ज्यादा चीजें लर्न नहीं करनी है। ठीक है, और ऐसे कुछ और भी चैप्टर्स हैं, लाइक आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का वो पार्ट है, वो भी समझने वाला है। बट उसमें डायग्राम भी है, कुछ कंटेंट्स भी हैं, वो आपको लर्न करने होते हैं। ठीक है, एक और अच्छा चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो भी चैप्टर अच्छा माना जाता है क्योंकि उससे भी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी आपको डायरेक्टली लर्न करने वाले कंटेंट्स कम मिलते हैं। प्रोसीजर के साथ साथ कुछ कंटेंट्स मिलते हैं जो आपको लर्न करने होते हैं। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ओवरऑल ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, अब आप सीरियस हो जाओ। ठीक है, अगर अभी तक नहीं सीरियस हुआ तो अब आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये चैप्टर है, अगर कहीं भी आपको नहीं समझ में आया तो बहुत आगे प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका 11 का कुछ हेडिंग आपका तैयार होना चाहिए, कुछ चैप्टर्स आपके तैयार होने चाहिए। मैंने वो हेडिंग्स जो है या वो टॉपिक जो है यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, लाइक आपका फर्स्ट जो है आपका बायोमोलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आपका अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 11th में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में फर्स्ट हेडिंग था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिलेशन किससे है, प्रोटीन से इसका रिलेशन। ठीक है, तो ये आपको 11th में मिलेगा। देन आफ्टर आपका टाइप ऑफ सेल्स, ये भी आपको कहाँ मिलने वाला है, 11th में। ठीक है, और मेंडल इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने क्लास 10th में जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा और वहां पे आपने कुछ मेंडल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जितना इस चैप्टर में यूज होने वाला है, जो ये आपका करंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, इसमें जो भी मेंडल्स की लाइन यूज होगी मैं उसको पहले आपको बताऊंगा, देन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिसको आपको थोड़ा सा लेके चलना होगा। ठीक है, जिसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स आपको थोड़ा परेशान करता है, मुझे पहले से भी पता है। ठीक है, बट आपको एक बार देखना होगा, तभी इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में एक बार हम आपको बता दें कि बायोमोलिक्यूल्स में आपका डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उसके कंपोनेंट्स मैंने बताए थे, वो एक बार देखना होगा। आरएनए में आपको आरएनए के टाइप्स भी देखना होगा। ठीक है, आरएनए के कुछ फंक्शंस मैंने बताए थे आपको। देन प्रोटीन का आपको कॉम्पोजिशन पढ़ना होगा। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड्स के। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर उसमें जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आपको पता है तो अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता है प्रोटीन का तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 11th आपको कैरी करके चलना चाहिए आई थिंक, क्योंकि आपका ये साल 12th है और 12th एंड में आप नीट देने वाले हैं, तो 11th के भी चैप्टर्स आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बता दूं कि आपको जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्लासिफाई किया था तो बताया था कि 2 इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन से रिलेट करते हैं तो वहां पे एक टॉपिक आता है आपका राइबोसोम्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपको राइबोसोम्स का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक आइडिया राइबोसोम्स का भी होना चाहिए आपको, ठीक है। तो राइबोसोम भी आपका थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और एमआरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है ना। वो तीनों जो है ये कंपोनेंट से इन्वॉल्व होंगे, देन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। देन आफ्टर मैं आपको बता दूं कंपार्टमेंट के बिहाफ पर, ये लाइन आपको 11th में मैंने बताया था कि कंपार्टमेंट्स के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो सेल की दो कैटेगरी है। फर्स्ट जो कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स सेकंड है आपका। प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था आपको कि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स ओनली प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, इसका मतलब है कि वहां पर कंपार्टमेंट्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होंगे। दैट मीन्स कि आपको वहां पे कंपार्टमेंट के फॉर्म में क्या मिलने वाला है, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। तो मेम्ब्रेन एक तरीके से क्या है, बैरियर है, एक कंपार्टमेंट का एक बाउंड्री वॉल है, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। कंपार्टमेंट्स का होना और ना होना, जब ये मैं टॉपिक आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब आपका स्टार्ट करूंगा तो इसमें एक टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन, आपका एक टॉपिक है। उस ट्रांसलेशन के टाइम पे कंपार्टमेंट का मीनिंग समझ में आएगा आपको, ठीक है। इवन आप ट्रांसक्रिप्शन भी जब पढ़ेंगे, इवन आप जब ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी कंपार्टमेंट का एक मीनिंग वहां निकलेगा, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ सेल्स का भी एक बेसिक आइडिया आप ले लीजिए, ठीक है। तभी चैप्टर अब मजा आएगा पढ़ने में आपको। देन आफ्टर मेंडल इनहेरिटेंस पैटर्न में आपको मैं बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो टाइम था 1850 अराउंड, वो टाइम था 1856 के टाइम पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और उनके एक्सपेरिमेंट के टाइम पे डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। क्योंकि डीएनए की डिस्कवरी तो 1953 में हुआ था, वॉटसन क्रिक ने उसका मॉडल दिया था डीएनए का, ठीक है। तो वहां से डीएनए का आइडिया हुआ, बट मेंडल्स के टाइम पे डीएनए जैसा कुछ भी नहीं था। ये आपको याद करना होगा। ये एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपका फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्टिंग के सेकंड थर्ड लाइन में आपको मिलेगा कि मेंडल को ये पता नहीं था कि डीएनए क्या है या आरएनए क्या है, कुछ भी नहीं पता था। उनको ये पता था कि समथिंग, कोई मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करता है। कैरेक्टर्स मीन्स ट्रेड्स। ट्रेड्स आपने क्लास 10th में आपने कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पढ़ा होगा। ट्रेड्स का मीनिंग ही कैरेक्टर्स है, ठीक है। और कैरेक्टर्स अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं या प्रोजेनी में जा रहे हैं तो वो किसके थ्रू जा रहे हैं, तो आंसर है आपका फैक्टर। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स आंसर क्या होगा, फैक्टर के बिहाफ पर, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में रखना। अगर ये पेरेंट है, ठीक है, और पेरेंट से डॉटर सेल्स में कोई भी इंफॉर्मेशन जा रहा है, या आप ऐसे बोल लीजिए ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में अगर कोई भी कैरेक्टर्स या ट्रेड्स जो है ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो किसके वजह से हो रहा है, फैक्टर की वजह से हो रहा है। और ये फैक्टर किसने बताया था, मेंडल ने बताया था। और यही फैक्टर आज के डेट में क्या है, आज के डेट में ये फैक्टर क्या है, डीएनए है, ठीक है, और कुछ केसेस में आरएनए है, कुछ केसेस में क्या है, आरएनए है, ठीक है। तो मतलब आज की डेट में उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए बोल रहे हैं। और बट मेंडल्स के टाइम पे, दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूं 1856 के अराउंड में बात कर रहा हूं, उस टाइम पे मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस लॉ में ये बताया कि कैरेक्टर ट्रांसमिट करने वाला जो कंपोनेंट्स है दैट इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन में जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस में आप सिंपली बताते हैं कि जब भी कोई कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है तो उसको आप इनहेरिटेंस बोलते हैं और उसके इस फेनोमेना को आप हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है।
जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बेसिस, जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो बेसिस जो होता है इनहेरिटेंस का वो होता है हेरिडिटी। और हेरिडिटी क्या है? इज अ फेनामिना। तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा आपको इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का डेफिनेशन आपको लर्न करना होगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इनहेरिटेंस और हेरिडिटी का आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। और ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप क्लास 10 में एटलीस्ट इनहेरिटेंस और हेरिडिटी आप पढ़े होंगे, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया आपको। तो ये आपके कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स आपको एक बार पढ़ के और फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, ठीक है। और तभी आपको मजा आने वाला है। नेक्स्ट आपको बताता हूं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर के कंटेंट्स हैं। फर्स्ट जो कंटेंट है वो है इंट्रोडक्शन है। सेकेंड जो कंटेंट है वो है डीएनए के बारे में एक आपको स्ट्रक्चर का आइडिया या उसके कंपोनेंट्स का आइडिया मिलेगा। फिर है नेक्स्ट आपका हेडिंग है द सर्च फॉर जेनेटिक्स, ठीक है। देन आरएनए वर्ड, ठीक है। देन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड लास्ट जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंटेंट है। क्या है? चैप्टर कंटेंट है। इसी ऑर्डर में इस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग एज यूजुअल इंट्रोडक्शन से होगा और इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो टर्म है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जस्ट अभी मैंने आपको बताया, बट एक बार और बताता हूं इंट्रोडक्शन के लिए। इनहेरिटेंस एक्चुअली होता क्या है? एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? पेरेंट्स के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं प्रोजेनी में, ठीक है। मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स के अंदर है वो ट्रांसफर हो रहा है प्रोजेनी में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए कि ये क्या है? एक पेरेंट है और ये क्या है? कुछ प्रोजेनी है। और प्रोजेनी में अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट मीन्स की कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस प्रोसीजर का नेम क्या है? इनहेरिटेंस है। क्या उसको बोलेंगे हम? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का बेसिस क्या होता है? हेरिडिटी होता है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी 12th में आप जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां स्टार्टिंग में मिलेगा कि इनहेरिटेंस का जो बेसिस होता है वो क्या होता है? हेरिडिटी होता है, ठीक है। वैसे एक इसका भी मैंने डेफिनेशन दे रखा है। डेफिनेशन क्या है? हेरिडिटी इज द फेनोमेना ऑफ पासिंग ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, ठीक है। तो ये आपका इनहेरिटेंस और हेरिडिटी फिनिश हो गया। अब आते हैं फैक्टर पे। फैक्टर क्या है समझते हैं इसको। फैक्टर आप ऐसे समझा सकते हैं कि जब भी कोई कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाएगा तो वो किसी के थ्रू जाएगा, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के थ्रू जाएगा, ठीक है। वो मटेरियल अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, आप ध्यान देना, मेंडल जब आप मेंडल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मेंडल ने इनहेरिटेंस के लिए जो बेसिक मटेरियल बताया वो एक्चुअली क्या था? वो फैक्टर था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल। और ये मेंडल के जो कॉन्सेप्ट्स थे या मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो था 1856 के टाइम का था, ठीक है। उस टाइम पे डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, किसी भी जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल को पता नहीं था कि क्या वो चीज है जिससे वो कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेंडल ने उस मटेरियल को क्या बोला? फैक्टर बोला। जब आप एनसीईआरटी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर पढ़ेंगे, इवन आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो दोनों जगह पे आपको मिलेगा कि मेंडल का जो जेनेटिक मटेरियल था एक्चुअली में उसको क्या बोला? फैक्टर बोला। और वही वो फैक्टर थे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फैक्टर इज अ मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। उसको दूसरे तरीके से एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है? फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? फैक्टर करता है। तो ये लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। एनसीईआरटी आपको पता है कि फॉलो करना ही करना है। एनसीईआरटी के बिना कोई भी एग्जाम आपका नहीं निकलने वाला है, ठीक है।
अब आते हैं कि जो फैक्टर है वो आज के डेट में उसको हम क्या जान रहे हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है, जिसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको मैंने क्या किया, पहले क्लासिफाई कर दिया डीएनए और आरएनए में, ठीक है। और मैंने बताया कि डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। जितने भी आपको अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उसमें मोस्टली में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, डीएनए होगा। बट सम वायरसेस, सर्टेन वायरसेस में आपको जेनेटिक मटेरियल क्या मिलने वाला है, आरएनए मिलेगा, ठीक है। ओनली फाउंड इन सर्टेन वायरसेस, मतलब कि एज ए जेनेटिक मटेरियल जो है कुछ वायरसेस में आपको आरएनए मिलेगा, ठीक है। और अभी जो आपका कोरोना वायरस जो है वो भी क्या आरएनए कंटेनिंग जो है वायरस है, ठीक है। आने वाले टॉपिक में हम आरएनए और डीएनए का को डिस्टिंग्विश भी हम करने वाले हैं, तो वहां पे और डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है और कौन ज्यादा स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये सारी बातें हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि आपको ये याद होना चाहिए कि आरएनए जो है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह है और आरएनए के ये टाइप्स हैं, ठीक है। इसको मैंने 11th में बताया है। आरएनए के टाइप्स में क्या है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। इसके फुल नेम है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये सारे आपको डिटेल आगे के चैप्टर्स में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आपके इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सेंट्रल डोग्मा मिलेगा। सेंट्रल डोग्मा क्या है, एक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा इज अ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच कंसिस्ट 2 स्टेप्स। या फर्स्ट इज बोल दीजिए आप क्या, ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड इज ट्रांसलेशन। तो ये आपके 2 आपके क्या है स्टेप्स हैं, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा में। और इसके साथ साथ एक और भी है रेप्लिकेशन, वो भी आपको डिटेल पढ़ना है इस चैप्टर में आपको, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 3 इवेंट्स हैं सेंट्रल डोग्मा में। बट जो है जो मेजर जो है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ये बहुत सारी चीजों को गवर्न करेगा, बॉडी की जो है फिजियोलॉजी, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंपोनेंट्स, इस सबसे इसका रिलेशन है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से, ठीक है। तो ये आपका डिटेल मिलने वाला है। मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा के ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आरएनए कोई भी हो सकता है, एमआरएनए भी हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, कुछ भी हो सकता है। बट डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और देन एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर रखा है 2 स्टेप्स, यही 2 स्टेप्स है। बट एक और स्टेप है, ठीक है, उसको भी हम सेंट्रल डोग्मा का पार्ट ही मानते हैं और एनसीईआरटी ने भी उसको पार्ट ही माना है सेंट्रल डोग्मा का। वो पार्ट क्या है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। और इस प्रोसीजर इवेंट को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशंस, ठीक है, रेप्लिकेशंस, ठीक है। तो इसको इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल कितने हो गए, 3 स्टेप। तो आप यहाँ पे 3 स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 स्टेप में फर्स्ट आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन आप रेप्लिकेशन मेंशन करके इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेपरेट टॉपिक है, आपको ये डिटेल मिलेगा, ये भी डिटेल मिलेगा आपको, ये भी डिटेल मिलेगा। मैं आगे के लेक्चर्स में आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको मैंने बताया कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर ओवरऑल 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। मेजर जो आपके है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है और एप्लीकेशन भी एक है, तीसरा स्टेप। तो ये आपका आप सेंट्रल डोग्मा हो गया। देन आफ्टर इसके बाद आप पढ़ेंगे आप क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मतलब ये टॉपिक आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग, यूनिक और स्पेशल टॉपिक है क्योंकि इसमें आपके जीनोम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप डीएनए के कंपोनेंट्स की स्टडी कर पाएंगे। डीएनए के कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड्स के जो बेसिस होते हैं उसका अगर आइडिया आपको है,
देन आप ह्यूमन का जीनोम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन का जीनोम डिटरमाइन करेंगे देन आप उसके फंक्शंस को भी बता सकते हैं। तो ये एक सेपरेट आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन आफ्टर आपको मिलेगा एक और टॉपिक, वो होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डिटेल आपका आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ओवरऑल आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। आने वाले लेक्चर में मैं डीएनए से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका फिनिश हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।